वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि अभी का जो भी नोट्स डेली बाय डेली आप देख रहे हैं, डेली यह CTET के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। यदि आप CTET क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दी जाने वाली सजेशंस को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और यह समझें कि यह सभी पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, अर्थात बहुआयामी बुद्धि किसे कहते हैं। तो उसकी शुरुआत मैं करता हूँ। सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं और इसीलिए मैं एक एक पॉइंट का व्याख्या करते हुए आपके सामने रख रहा हूँ। बुद्धि किसे कहते हैं, इसके बारे में आप देखेंगे कि सर्वप्रथम इस बुद्धि शब्द का प्रयोग कब किया गया था। तो सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन साहब ने 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग कब किया गया था, किसने किया था। तो फ्रांसिस गाल्टन साहब ने 1885 में सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन गए। इसी तरीके से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आपके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बुद्धि क्या है। बहुत सारे लोग इस पॉइंट्स को भी लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। बुद्धि क्या है। बुद्धि शब्द का प्रयोग करते समय वह कभी ऐसा प्रयोग करते हैं जैसे कि कंफ्यूजन होती है, दुविधा होती है कि पता नहीं बुद्धि के बारे में बता रहे हैं या बुद्धिहीन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हमें पढ़ना है इस पर विशेष ध्यान देंगे। बुद्धि क्या है, तो विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। अर्थात किसी एक काम को करने या किसी एक क्षेत्र के निपुण व्यक्ति को बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता नहीं कहेंगे, कि विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि होती है। बुद्धि कैसी होती है, यह अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब आप समझते होंगे, इसका कोई आकार नहीं होता है, इसकी कोई शेप्स नहीं होते हैं, इसका कोई निश्चित रूप आकार नहीं है, इसीलिए इसे अमूर्त कहा गया है। आगे है कि समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धि वाला होगा। सीधा सी बात है। हमारे ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, या जिसके बारे में भी आप सुनते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धि वाला, अर्थात उसके पास जो समस्या हल करने की क्षमता होती है एक सामान्य व्यक्ति के तुलना में अच्छी होती है, अधिक होती है, इसीलिए बुद्धिमान या बुद्धि वाला कहा जाता है। अब आता है बुद्धि का इतिहास के बारे में। हम समझते हैं कि बुद्धि का इतिहास अर्थात कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरुआत हुई। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि फ्रांसिस गाल्टन साहब ने 1885 में इसके बारे में चर्चा की थी, इस पर अपना विचार मंतव्य दिया था। तो बुद्धि का इतिहास क्या है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा, या यूं कहिए कि आकर्षित किया था। उसके बाद दूसरे साहब हैं सर्वप्रथम कैटल ने 1890 में मेंटल टेस्ट और मेजरमेंट नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया था। किसने? कैटल ने। यहाँ से फिर प्रश्न बनता है कि कैटल साहब ने किस पुस्तक को लिखा था, तो उसका नाम था मेंटल एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक उन्होंने लिखा था और इसके बाद वे काफ़ी चर्चा में रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं इसकी परिभाषा की ओर। परिभाषा है एक एक करके कुछ महापुरुषों की परिभाषा को हम पढ़ेंगे। बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि किसे कहते हैं, तो सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि होती है। अर्थात सही समय पर सही सोच समझे और उस समस्या का समाधान निकाले, वैसे लोगों को बुद्धि वाला या बुद्धिमत्ता वाले कहे जाते हैं। इसलिए कहा गया कि बुद्धि की परिभाषा सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि होती है। टर्मन साहब के अनुसार, यह भी हर बार पूछा जाता है, टर्मन साहब के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है। बकिंघम के अनुसार कहा जाता है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। वुडवर्थ के अनुसार कहा गया है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है। अब इसमें आपसे पूछेगा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है, किनके द्वारा कहा गया है, तो आपको याद रखना होगा वुडवर्थ साहब के द्वारा कहा गया है। या यूँ पूछा जाएगा कि वुडवर्थ साहब ने क्या कहा था बुद्धि को लेकर, तो आपको याद रखना होगा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है। बहुत छोटी छोटी डिफिनीशंस है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ करके भी इसे याद रखा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमत्ता से भरे हुए हैं और बुद्धि समझने में आपको बहुत आसानी होगी। मन के अनुसार, मन भी एक फिलोसफर है, उनके अनुसार है कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की जो मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि कहलाती है।
जो सबसे मन साहब का कहना है कि नवीन परिस्थितियों में, अर्थात जैसा कि मैंने कहा कि बुद्धि अपने आप नहीं चलती, बुद्धि समस्या के अनुसार, किस तरह की समस्या है उसका समाधान कैसे होगा उसके अनुसार हमारा दिमाग चलता है, तो वही बुद्धि चलती है। अर्थात मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्यता ही बुद्धि कहलाती। अब अगला टॉपिक है कि बुद्धि की विशेषता क्या है, तो आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर 1 है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति या योग्यता होती है, यह कहीं बाहर नहीं बिकती है। यह क्या है, कुछ कुछ बच्चों में विशेष करके आप देखेंगे कि जन्मजात होती है। कहा भी गया है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पाद, अर्थात क्या है कि जो होनहार होते हैं उनकी बुद्धिमत्ता बचपन से ही दिखती है, इसलिए यहाँ शायद कहा गया है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति एवं योग्यता होती है। तो दूसरा पॉइंट है कि बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता है, अर्थात बुद्धि ऐसा नहीं कि एक ही बार आ गई एक समस्या समाधान करने के लिए और दूसरी बार बैठी रहती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए कहा गया कि बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता है। अगला है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, यह भी बात सही है। जिनके माता या पिता या उनके खानदान में यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है और कभी कभी देखने को भी पाया जाता है। और कभी कभी वातावरण के प्रभाव से भी बच्चे क्या है कि बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। अगला है बुद्धि पर परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, बुद्धि भी क्या है परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। तो पहले भी कहा गया है बुद्धि आयु के अनुसार भी, परिस्थिति के अनुसार, आयु और बुद्धि के अनुसार परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। कोई बचपन में मंद बुद्धि होते हैं या कमज़ोर होते हैं तो माहौल मिलने से, परिस्थिति मिलने से, वातावरण से भविष्य में आगे चल करके अच्छे बुद्धि के विद्यार्थी बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। अगला पॉइंट है कि उचित प्रकार के उत्तर देना, तर्क वितर्क करना भी, कल्पना करना आदि भी योग्यता की बुद्धि होती है, बुद्धिमत्ता की पहचान है, बुद्धिमान होने की पहचान होती है। सीखने की योग्यता भी बुद्धि कहलाती है। अगला बिंदु है ये सीखने की योग्यता भी बुद्धि कहलाती है। अगला बिंदु है, अगला पॉइंट है प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता भी बुद्धि कहलाती है। फिर से अगला पॉइंट है अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता भी बुद्धि कहलाती है। अगला पॉइंट है अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि होती है। और आखिरी पॉइंट है हमारे अनुसार, मेरे अनुसार, कि संपूर्ण वजन का 2% भाग ही मस्तिष्क होता है, जिसका कि वजन 1350 ग्राम है। यह आखिरी पॉइंट जो है कि संपूर्ण वजन का 2% भाग ही मस्तिष्क होता है, 1350 ग्राम हमारे मस्तिष्क का वजन है। इसे भी आप अच्छे से याद रखें क्योंकि इससे भी आपका प्रश्न CTET के लिए बनता है। अब आगे बढ़ते हैं इसी अनुसार कि बुद्धि के प्रकार कितने हैं। बुद्धि के तो कई प्रकार बताए गए हैं, परंतु मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार हैं और किन महापुरुषों ने इसको किस तरीके से अपना परिभाषित किया है उस पर हम विचार करते हैं। तो थॉर्नडाइक एवं गैरेट के अनुसार है कि बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। थॉर्नडाइक एवं गैरेट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। एक बुद्धि को हमने कहा है, हमने नहीं, थॉर्नडाइक साहब गैरेट ने कहा है, मूर्त बुद्धि, दूसरी है अमूर्त बुद्धि और तीसरी है सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? जैसा कि बुद्धि को कहा गया है कि यह अमूर्त है, लेकिन इन्होंने 3 भागों में से विभाजित किया है। मूर्त बुद्धि उसे कहते हैं कि यह एक गायक या यांत्रिकी है, यानी मैकेनिकल है, यांत्रिकी भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है, जैसे कि इंजीनियर होते हैं या विशेष बुद्धि वाले जो छात्र होते हैं जो कि टेक्निकल काम पर ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, वैसे लोगों को मूर्त बुद्धि वाले कहा गया। अमूर्त बुद्धि उस छात्रों को कहा गया है जो कि कल्पनाशील होते हैं, जैसे कवि हैं, चित्रकार हैं या फिर कहानियाँ लिखते हैं। इस तरीके के जो कल्पना में खोए हुए व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें हम अमूर्त बुद्धि के बच्चे कहते हैं। अर्थात इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। और आखिरी है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में उन लोगों को रखा गया है जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि राजनेता हो गए। तो कहा जाता है कि सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं? इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से
होता है। खास करके जो समाज में प्रतिनिधित्व करने वाले जो बच्चे होते हैं उनको इस क्षेत्र में रखा गया है सामाजिक बुद्धि। अब अगला है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के कई सिद्धांत हैं, उसको भी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, जो कि आपकी CTT परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन पॉइंट्स को मैं आपको बताता हूँ, आगे बता देता हूँ। एक है एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिन ने। 1911 में दिया था। इसे एक तत्व का सिद्धांत कहा जाता है। सामान्य तत्व जिसे कि निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। कुछ जगह इन्हें निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि बुद्धि एक तत्व है, एक ही तत्व से मिलकर के बना हुआ है, जो कि अखंड है और अविभाज्य है। और इसको साथ में किन्होंने इनका सपोर्ट करने वाले जो थे वे कौन थे, आप देख सकते हैं, टर्मन साहब, स्टर्न साहब और साइमन साहब। इस तरीके से इस एक तत्व को परिभाषित करने वाले जो सिद्धांत थे उनको टर्मन साहब, स्टर्न साहब और साइमन साहब ने स्वीकार किया। दूसरा है द्वितत्व के सिद्धांत। द्वितत्व के सिद्धांत के प्रवर्तक मुख्य रूप से स्पीयरमैन माने जाते हैं। 1904 में इनके द्वारा दिया गया था, जो कि इंग्लैंड लंदन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बुद्धि को दो तत्वों में बताया था। एक है सामान्य तत्व, जो कि जन्मजात होता है, जिसको कि हम लोग जनरल फैक्टर कहते हैं, और दूसरा है विशिष्ट तत्व। विशिष्ट तत्व में आ जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, अर्जित किया जाता है। परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार हम अर्जित करते हैं, जिसे हम विशिष्ट कहते हैं। और बाद में स्पीयरमैन साहब एक और तत्व को जोड़ दिया, जिसके कारण से इन्हें हम त्रितत्व का सिद्धांत कहलाता है। और आगे चल करके इसे कहीं कहीं पर कलेक्टिव अर्थात सामूहिक तत्व भी कहा गया है। आगे है बहुतत्व का सिद्धांत। बहुतत्व का सिद्धांत को असत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक साहब थे, जो कि US के रहने वाले थे। थॉर्नडाइक साहब का हमने एक अलग से आपको नोट्स अगले दिन दिया हुआ है। थॉर्नडाइक साहब यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको बहुतत्व या फिर असत्तात्मक के रूप में जाना जाता है। इनके जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, आप इनको देख सकते हैं। इन्होंने 2 सिद्धांत मुख्य रूप से दिए थे इसके ऊपर। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है, उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। बुद्धि 1, 2, 3 तत्व न होकर के बहुत सारे युक्ति होती है। प्रत्येक तत्व एक अलग क्रिया को संपन्न करता है, और इसीलिए इन्होंने शायद बहुतत्व का सिद्धांत दिया था। दूसरा है, तो इसी का अगला पॉइंट, थॉर्नडाइक साहब ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर में करते हुए कहा था। ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र व गति को इन्होंने चर्चा की है। इस आधार पर यह सिद्धांत कहलाया। बालू का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। मात्रा का सिद्धांत भी, परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। बच्चों ध्यान देंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपको परीक्षा में पूछता है कि बालू का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत या मात्रा का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो ये सभी थॉर्नडाइक साहब के सिद्धांत को कहा जाता है। और लास्ट है समूह तत्व का सिद्धांत। समूह तत्व का सिद्धांत प्रवर्तक थर्स्टन साहब थे, जिन्होंने 1983 में जिनका जन्म हुआ था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्राइमरी मेंटल लिएटी। उसके बाद है प्राथमिक मानसिक योग्यता, जिसको कि हम कहते हैं। इन्होंने कुल 13 तत्व बताए थे, जिसमें 7 तत्व का प्रमुख तत्व से इन्होंने बताया था। वह थे आंकिक क्षमता, जिसको कि न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं। उसके बाद है स्मृति संबंधित क्षमता, जिसे कि हम मेमोरी एबिलिटी कहते हैं। तार्किक क्षमता, जिसे कि हम रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं। शब्द प्रवाह क्षमता, जिसे कि वर्ड फ्लो एबिलिटी कहते हैं। स्थानिक क्षमता, जिसे कि एसपीटीएल एबिलिटी कहते हैं। शाब्दिक योग्यता, जिसे कि वर्बल एबिलिटी कहते हैं। और प्रत्यक्षात्मक अर्थात परफेक्चुअल एबिलिटी कहते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिन्होंने हमें बुद्धि के क्षेत्र में दिया है। और एक आखिरी आपको मैं शॉर्ट नोट्स की तरह बताना चाहता हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हैं, जिसमें बुद्धि के सिद्धांत, यह 1 नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कि आप याद कर लेंगे। एक कारक का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड साहब ने। बहुकारक का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक साहब ने। त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफर्ड साहब ने। द्विकारक का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन साहब ने।
त्रिकारक का सिद्धांत दिया था स्पियर साहब ने। समूह कारक का सिद्धांत दिया था थर्स्टन साहब ने। प्रतिदर्शन का सिद्धांत दिया था थॉमसन साहब ने। विकासात्मक सिद्धांत दिया था पियाजे साहब ने। कार्मिक महत्व का सिद्धांत दिया था बर्ट साहब ने। ABC या क ख ग का सिद्धांत है हैब साहब ने। ब्लूम का सिद्धांत है ब्लूम साहब ने। और त्रिपाची या त्रिघटीय सिद्धांत दिया था स्टर्नबर्ग साहब ने। मित्रों, दोस्तों, छात्र छात्राओं, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का यह बुद्धि टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैंने प्रयास किया है कि वीडियो जितना छोटा हो सके, परंतु फिर भी वीडियो 15 मिनट का लगभग बन चुका है। और उम्मीद करता हूं कि अच्छे टॉपिक, बढ़िया टॉपिक और CTET के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगली एपिसोड में आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।